अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मौक़िफ़ पर कारी ज़रब लगाई है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी क़वानीन की मुसलसल धज्जियाँ उड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दे रहा है और भारत की इश्तियाल अंगेज़ी पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ आलमी बिरादरी को इस सारी सूरत हाल से अपडेट भी कर रहा है। इस सिलसिले में गैर मुल्की मीडिया के वफ्द को लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा करवाया गया और उन शहरियों से मुलाकातें करवाई गई जो भारतीय शेलिंग से, भारतीय फायरिंग से जख्मी हुए। वफ्द ने पूंछ सेक्टर का भी दौरा किया, जहां भारतीय फौज शहरी आबादी को भारी हथियारों और माटर गोलों से निशाना बनाती है, जबकि बाज़ सेक्टर्स में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के शवाहिद भी वहां पर मिले हैं। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने भारतीय जारहियत के सबूत अपनी आंखों से देखे हैं और अब वो इसे दुनिया को भी दिखाएंगे और इससे यकीनी तौर पर भारत की सुबकी होगी। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठा रहा है। वो ख्वाह मकबूजा वादी के निहत्ते कश्मीरी शहरियों पर मजालिम ढाने का मामला हो या कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी। 5 अगस्त से पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को इस इलाके का दौरा कराने का मकसद ये भी नजर आता है कि दुनिया को बताया जाए कि कौन खित्ते के अमन का असल दुश्मन है और कौन अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पुरअमन रियासत होने का सबूत आज दुनिया ने भी दिया है। अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक पाकिस्तान जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ की दर्जाबंदी में भारत से आगे है। पाकिस्तान ने इंडेक्स में प्लस 28 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जौहरी हथियार रखने वाले तमाम 22 ममालिक का मवाजना किया जाए तो इसमें पाकिस्तान का 19वां नंबर और भारत का 20वां नंबर है, जबकि तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से प्लस 28 पॉइंट्स का हासिल किया जाना खुद इस इंडेक्स की तारीख में दूसरा ऐसा मौका है। अमेरिका की साबिक सफ़ीर और तख़फ़ीफ़ असलाह से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब लारा कैनेडी ने भी NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। चीन और भारत की बात करें तो मगरबी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसकी वजह से भारत अपनी जौहरी हिकमत अमली पाकिस्तान से हटकर चीन पर अब मरकूज कर है और इसकी वजह है लद्दाख, जहां पर चीन ने हाल ही में भारतीय फौज की दुर्गत बनाई है। भारत इस खिफ़्फ़त को मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अमेरिका इसको उकसा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारत हमारा अहम पार्टनर है और अमेरिका चीन के साथ मुमकिन मुकाबले के लिए पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने पर चीन और अमेरिका के दरमियान तल्खियां मजीद बढ़ गई। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की मीडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, फिर भारतीय फौज की जारहियत और इश्तियाल अंगेजियों का जायजा लिया गया, उन्हें सारा ब्रीफ किया गया। अब जनरल साहब, सवाल यह है कि जब दुनिया ने देख लिया है कि आलमी सतह पर जंगबंदी की अपील के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है जब पाकिस्तान इजाज़त देता है, इससे पहले भी गैर मुल्की मीडिया यहाँ का दौरा भी कर चुका है, जब भारत से इजाज़त मांगी गैर मुल्की मीडिया ने कि उन्हें भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया जाए, तब भारत ने इनकार किया। आप समझते हैं पाकिस्तान का इजाज़त देना, भारत का हमेशा इनकार करना, भारत का इनडायरेक्टली भारत की तरफ से ये एक्सेप्टेंस है कि वो वाकई मासूम लोगों को जो है ना वो निशाना बना रहा है, कत्ल गारत कर रहा है वहाँ पे? शादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्सेप्टेंस के अलावा एक ग्राउंड रियलिटी है कि जब से ये कश्मीर का तनाज़ा हल तलब है, यूनाइटेड नेशंस का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप डिप्लॉयड है पाकिस्तान में और इसी तरह हिंदुस्तान में, जो जिम्मेदार है इस बात के इसको देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तो नहीं हो रही या कोई एट्रोसिटीज तो नहीं हो रही अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा उनको इजाजत देता है, उनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और वो जब चाहें हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को विजिट करते हैं और अक्सर करते रहते हैं जब कभी कोई वायलेशन होती है। कभी वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, कभी हमारी दावत पे करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने
आज तक इस ग्रुप को श्रीनगर से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल तक आने की इजाजत नहीं दी। और यूनाइटेड नेशन उस वक्त से लाताल्लुक बैठा हुआ है। उन्होंने कभी अपने आप को असर्ट नहीं किया कि 70 साल से ये जो मिशन हमने बिठाया हुआ है ये वहां पर क्या कर रहे हैं। अब ये जो इंटरनेशनल ग्रुप है, अब आप ये देखें कि इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं या ये मीडिया के लोग हैं, हम इनको पहले भी कई दफा लेके गए हैं और जाकर बॉर्डर्स पे दिखाया है, लेकिन इनको तो श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, इनको तो कश्मीर विजिट करने की इजाजत नहीं है। कंट्रोल तो उससे भी आगे की बात है। जल साहब, एक और चीज, 2015 में भारत ने 11,815 सीज फायर मुआहदों की ये वायलेशन किया। ये 5 साल का डाटा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर हमने देखा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद LOC पर जो है ना वो मजीद कार्रवाइयाँ बढ़ी, मजीद इश्तिआल अंगेजियाँ हुई, ज़्यादा की, और अब पूरी दुनिया ये देख रही है। लेकिन क्या हम ये समझते नहीं है कि ये बदकिस्मती है कि अमेरिका में कहीं छोटा सा भी कोई वाक़या हो जाता है, किसी दुनिया में किसी और मुल्क में भी छोटा सा वाक़या हो जाता है तो अमेरिका इंसानी हुकूक की आवाज़ें बुलंद करना शुरू हो जाता है, पूरी दुनिया से ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फ़लस्तीन को देख लें, मकबूज़ा कश्मीर को देख लें, यहाँ मुसलमानों पर होने वाला जुल्म कभी कहीं किसी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता है, कोई खुलकर मजम्मत नहीं करता है। तो आखिर ये दोहरा मेयार कब तक बर्दाश्त हो? जी बिल्कुल, देखिए यही जवाब है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि ये सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, क्योंकि दुनिया इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब ईस्ट तिमोर का वाकया था तो क्रिश्चियन वर्ल्ड दौड़ती हुई आई, अमेरिका दौड़ता हुआ आया। जब सूडान का वाकया था और सूडान की तकसीम होनी थी तो वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प के लिए फौरन दुनिया आ गई। और एक औरत को हमारे मुल्क में सजा हुई थी, गलत या दूर उसकी और बात है बिल्कुल, लेकिन उसके रेस्क्यू के लिए आज देखें वो बरतानिया में बैठी है और उसको नेशनैलिटी मिल गई है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन मुसलमानों पर जितना जुल्म होता रहे, न हमारी इस्लामिक उम्मा में वो शर्म और वो एहसास जिम्मेदारी आज तक पैदा हुआ है कि वो अपने आप को असर्ट करें और मुसलमानों के हकूक की आवाज उठाएं। आज हिंदुस्तान जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर में कर रहा है, अगर UAE और सऊदी अरेबिया सिर्फ उन पर इतना दबाव डालें कि अगर ये जुल्म ना हुआ तो हम आपकी लेबर फोर्स को यहाँ से निकाल देंगे और लेबर फोर्स इस्लामिक ममालिक से ले लेंगे, तो शाम को ये कर्फ्यू भी उठ जाएगा, तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और जुल्म भी रुक जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन या क्रिश्चियन वर्ल्ड से क्या गिला, अपनी इस्लामिक उम्मा ही इतनी गैर जिम्मेदारी 5 अगस्त भी करीब आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को ज़ाहिर है 1 साल हो जाएगा। पाकिस्तान को इस हवाले से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? उस दिन ज़ाहिर है तकरीबात होंगी, सेमिनार्स होंगे, मज़म्मतें होंगी, ज़ाहिर है एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करने की ज़रूरत है? अब 1 साल हो गया है भारत के इन इक़दामात को। शाजिया, बात यह है कि आप जितने समिट ऑन करा लें, जितनी आवाज़ें उठानी है उठा लें, आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जागा हुआ जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सो रहा हूं उसको आप नहीं जगा सकते। दुनिया इस तरफ देखना ही नहीं चाहती है, अपने मुआशी और सियासी और स्ट्रेटेजिक मफादात की वजह से वो हिंदुस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते। लिहाजा अगर ये हालात हैं तो मैं समझता हूं कि जो कुछ इसी तरह आज देखें, पाड़ा चिनार में एक धमाका हो गया, कोयटा में आए दिन हम कैजुअलिटीज उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में, कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो गया और अब एक नेटवर्क हमने पकड़ा है जो इंडिया के लिए काम कर रहा है। जो कुछ इंडिया हमारे मुल्क के अंदर दीदा दलेरी कर रहा है उसे एलानिया इंडिया और कश्मीर के अंदर करना पड़ेगा, वरना ये हमारे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि एटमी मवाद और तनसीबात से मुतालिक एक रैंकिंग जारी करने वाला अमरीकी इदारा है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को उन ममालिक में सर फहरिस्त करार दिया है जनरल साहब, जिन्होंने एटमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए
ज़वाबित जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के वो मुतारिफ करवाए हैं। इवन एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, पाकिस्तान ने इनमें भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको लगता है कि क्या ये भारत का और उन ममालिक का प्रोपेगेंडा जो एक करते थे हमारे एटमी असासों के हवाले से और इन चीज़ों पर बड़ी बात करते थे, उसमें भी आज भारत को शिकस्त हुई है, उन ममालिक को शिकस्त हुई है, उनका प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया? शाजिया, दुनिया पूरी प्रोपेगेंडा करती थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्सट्रीमिस्ट के हाथों लग सकते हैं। ये एक थीम बनाई हुई थी दुनिया ने। उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था कि मैं दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस अदारों को और इनको चैलेंज करता हूं कि एक स्क्रू ड्राइवर मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटी से उठाकर ले जाएं और हम अपना जुर्म तस्लीम कर लेंगे, अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा सिस्टम 5 लेयर्ड सिक्योरिटी है और इसको अल्लाह के करम से कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत जो हिंदुस्तान पे काबिज है, जहां माइनॉरिटीज की जिंदगी अजीरन बन गई है, जो तमाम नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मिलिट्री की मुदाखलत कर रहा है, उस एक्सट्रीमिस्ट कंट्री के तमाम तर वेपन जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अजीत डोवाल के कंट्रोल में है या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन लोगों की रसाई में है जो हिंदू इंतहा पसंद हैं। तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो ऑलरेडी इंतहा पसंदों के हाथ लग चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया उस तरफ देखना नहीं चाहती, लिहाजा हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दिफा के लिए अमली कदम उठाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ना वज़ीर आज़म के नोटिस का कोई असर हुआ, ना असद उमर और गवर्नर सिंध की यकीन दहानियों ने असर दिखाया। कराची के अवाम आज भी बदतरीन लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तो अवाम को बिजली नहीं मिल रही है, ऊपर से आज नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी देकर अवाम के लिए मजीद मुश्किलात को बढ़ा दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिसंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.88 फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है, जबकि बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2 फी यूनिट इजाफा मांगा गया था। ताहम नेपरा ने पूरे 12 पैसे, जी हाँ 12 पैसे कम करके अपने तय अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन इसके बावजूद अवाम तैयार हैं, दिसंबर में उनकी जेब से 13 अरब 80 करोड़ रुपए की इजाफी रकम निकाल ली जाएगी। बिजली की कीमत के हवाले से कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते फी यूनिट ₹2.89 इजाफे का जो फैसला ये मौखर किया था, लेकिन मनसूख नहीं किया था। और ये मौखर भी इस हद तक है कि कराची के अवाम पर एकदम बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि बतदरीज बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जरूर जाएगी। दूसरी तरफ नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार देने पर कंपनी की इंतजामिया का यह कहना है कि लोड शेडिंग की वजह तो बिजली की चोरी है। तहम दबे लफ्जों में यह भी तस्लीम करते हैं कि बिजली की तलब और रसद में फर्क भी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग करना पड़ रही है। अलबत्ता गैर एलानिया कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से आवाम तो परेशान है ही, सनतकार और ताजिर बिरादरी भी इस पर शदीद एहतजाज कर रही है और सनतों को गैस की फराहमी में कमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे रहे हैं, जिसकी वजह से सनत का पहिया बार बार रुक जाता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारोबारी बिरादरी ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया। अगर ऐसा होता है तो के इलेक्ट्रिक जो पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई है, उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा और इसका सबका खमियाजा ज़ाहिर घरेलू सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक कराची के 26 लाख बिजली सार्फिन की मुश्किलात कम करेगी। रोशनियों का शहर फिर कब से जगमगाना शुरू करेगा। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में आखिर मुआहदा हुआ क्या था? विफाक ये कह रहा है कि हम फ्यूल भी दे रहे हैं, हम गैस भी दे रहे हैं, तो आखिर क्यों जो मुआहदा हुआ था इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों वायलेशन के इलेक्ट्रिक की तरफ से हो रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान राना साहब आपका। इमरान राना साहब, के इलेक्ट्रिक ने 22 जून से एलानिया और गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट के नाम पर शहर के तमाम इलाकों में लोड शेडिंग को शुरू किया। ये हर साल होता है, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमने देखा वज़ीर आज़म ने डायरेक्शंस दी, नेपरा ने इसका नोटिस लिया, जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाली गई। क्या वजह है कि 1 महीने के बाद भी, इतने नोटिस के बाद भी कोई कमी नहीं, इसमें लोड शेडिंग में कमी नहीं आई है? लोग आज भी कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। क्या वजह है आप लोग लोड शेडिंग पर काबू नहीं कर पा रहे हैं?
शाजिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी टाइम ऑन योर शो। आपने हमें मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया एंड आपको सिर्फ मैं दो चीज़ें इसके अंदर, दो एलिमेंट्स वाज़ह करता चलूँ कि जो लोड शेडिंग जो है बेसिकली इसके अंदर दो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि नाजरीन के लिए समझना ज़रूरी है। एक वो लोड शेडिंग है जो कि हमें जो है नेशनल पावर पॉलिसी के तहत करना पड़ती है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है बिजली की चोरी के साथ होता है। वो इलाके जहाँ पर कराची में आपको पता है, नॉलेज में होगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर करीबन 80% तक बिजली जो है वो चोरी होती है, तो वहाँ पे मजबूरन नेशनल पावर पॉलिसी के तहत हमें वहाँ पे तो बिजली चोरी रोकना राना साहब किसका काम है? किसने रोकनी है बिजली चोरी? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो लोड मैनेजमेंट है, जिसका जो ताल्लुक है बेसिकली सप्लाई और डिमांड से होता है कि एट टाइम्स ऐसा टाइम आता है कि हमारी जो सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। उस सूरत में हमें ऐसे इलाके जो कि नॉर्मली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होते हैं, वहाँ पर हमें लोड मैनेजमेंट करना पड़ती है और वो बहुत कम दुरानी के लिए होती है और कोशिश ये की जाती है उन इलाकों को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। और उसमें जहाँ पर अगर नाजरीन को जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर उनको कोई तकलीफ होती है उसके लिए उनसे जो है कोशिश करते हैं कि जिस वक्त में जितने टाइम मुझे इस चीज का जवाब दिया आपने। बिजली चोरी जो है ना, आपने मैं पहले भी आपका बयान पढ़ी थी, तो आपने कहा कि लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह ये कि बिजली चोरी हो रही है। तो यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सवाल करना चाह रही हूँ, जो मुझे करना भी चाहिए। बिजली चोरी रोकना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी, किसने रोकना है? देखें, बिजली चोरी जो है, देखें ये एक समाजी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग जो है अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत हम ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये चोरी के वाक़यात होते हैं वहाँ पर अपनी कैंपेन चलाते हैं। अभी हमारी रिसेंटली एक कैंपेन थी सरबलंदी के नाम से, हमने उन इलाकों में रन की। ऐसे इलाकों में जहाँ पे बिजली चोरी, उनको जस्ट ये तरगीब देने के लिए कि ताकि वो बिजली चोरी ना करें, हमने वहाँ पे मीटर्स तक लगाए हैं। वो इलाके जहाँ पे नॉर्मली इशूज़ होते हैं, मीटर्स नहीं लगते, हमने 5,000 रुपये का जो मीटर है, हमने 100 रुपये की कॉस्ट में वो मीटर जो है उनको इंस्टॉल करके दिया है ताकि लोगों को आप बिजली चोरी रोकना बंद करें। और दूसरी तरीका वो ये है कि हम अपनी रेगुलर ड्राइव्स करते हैं कुंडास के खिलाफ, उन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ जो कि बिजली चोरी में मुलवस होते हैं, और ये रेगुलर स्टेप्स लिए जाते हैं। बट क्या करें कि हम कुंडास रिमूव करते हैं और वो दोबारा आ जाते हैं, और इसमें हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की 100% ज़रूरत होती है, और जहाँ जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें हेल्प करते हैं। इमरान राना साहब, हुकूमत सिंध की और वफाक की आप लोगों को कितनी सपोर्ट है? क्योंकि वफाक तो कह रहा है कि आप लोगों को फ्यूल चाहिए, वो दे रहे हैं, आप लोगों को गैस दे रहे हैं जितनी आप लोगों की डिमांड है। इसके बावजूद अगर लोड शेडिंग हो रही है तो आप लोग जो है ना वो के इलेक्ट्रिक फिर वायलेशन कर रहे हैं, फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट हुई है वो अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो सपोर्ट मिल रही है ना आप लोगों को, वफाक से भी और सिंध से भी? देखिए, हमें इस मामले में आपको आगाह करता चलूँ कि वफाक की तरफ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिल रही है। हमें फ्यूल का इशू था, उसको वफाक ने और गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होकर टाइमली उसको हमें हेल्प किया है। लेकिन इसमें मुझे आपको सिर्फ आपको ऐड करता चलूँ कि देखें, जो चैलेंजेस कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनके ऊपर हम एमिकेबली काम करते हैं और उसको इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। हमारी साइड से उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हाँ। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमारे यहाँ जो IPPs हमें सपोर्ट करती हैं, हमें बिजली की सप्लाई देती हैं, उन IPPs के एंड पे उनको फ्यूल का प्रॉब्लम है तो हमारे सिस्टम में उनकी वजह से शॉर्टफॉल आता है। इसी तरीके से जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हमारे पास बिजली आती है, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं अगर वहाँ पे वो बिजली नहीं बनती है तो वहाँ पे हमें पूरे डे में फ्लक्चुएट करती है वहाँ से जो बिजली की जो पैदावार है। किसी टाइम पे वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, किसी टाइम पे वो कम दे रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे कैनप है, वो काफ़ी अर्से से वो इस वक्त सिस्टम से बाहर है। अच्छा, एक और चीज, ओवर बिलिंग क्यों हो रही है? आप देखें ना, लोगों की शिकायत है, भाई बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक जो है ना की कारकर्दगी जो है ना, सिस्टम जो है ना आप लोगों का और ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। बिजली नहीं मिलती लोगों को, लेकिन करंट लगने से लोग मर जाते हैं। तो इस सिस्टम को आप लोगों ने ठीक करना है। कैसे ये सिस्टम ठीक होगा? हर मॉनसून में हम देखते हैं ये मसला होता है, बिजली की तारें आपके पोल से गिरती हैं, पानी में करंट आ जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये जो गलती है, इसको किसने देखना है? आपने एक ही सांस में दो मुख्तलिफ टॉपिक पे सवाल किया है, तो आप मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं दोनों को बारी बारी एड्रेस कर सकूं। देखें, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक्यूशंस की बात करता हूं। जो इलेक्ट्रिक्यूशंस हैं, बेसिकली हमने इस मसले को बारहा हाईलाइट किया है कि देखें, अगर बारिश होती है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यानी जो दरख्त वगैरह हैं
वो गिर जाते हैं कभी कभार। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी के खड़ा होने का है। हाँ। यहाँ पे कराची में बहुत सारे लो लाइंग एरियाज हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक इदारे जो मुतल्लिका इदारे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, और जब तक वो पानी उस इलाके से नहीं निकाल देते हम उस इलाके की बिजली ऑन नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रोच किया जाता है। हमारा जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो और जो हमारे पोल्स हैं, इसके अलावा हमारी सिटी के अंदर जो पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क है उनको इंक्रोच किया जाता है, उनके नीचे उनके साथ तारें बांधी जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही बारिश होती है, इलीगल स्विचेस का एक और प्रॉब्लम है, जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारे पोल पे लगा दी जाती है। तो उससे ये होता है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं करंट की लीकेज होती है, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है जो हमारे सिस्टम को इंक्रोच किए होते हैं। उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रोक्यूशंस के वाक़यात होते हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस साल के अंदर अभी तक बारिशें जो हुई हैं, हमने इदारों के साथ मिलकर काम किया है। में भी हुई है जनाब, इस सीज़न में भी हलाकतें हुई हैं, इससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ज़िलहज का चांद तो नज़र आ गया, लेकिन चांद पर होने वाली बहस ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी, जबकि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 15 जून को ट्विटर पर यह ऐलान किया था कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा जो है ये 31 जुलाई बरोज़ जुम्मे को होगी। उनका ये भी कहना था कि 21 जुलाई को ज़िलहज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द के इलाकों से में दूरबीन से, जबकि कई इलाकों में सिर्फ आंख की मदद से भी देखा जा सकेगा। लेकिन तकरीबन 1.25 महीने पहले की गई पेशगोई उस वक्त गलत साबित हो गई जब 21 जुलाई को मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नज़र न आने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अभी भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की और लोगों से पूछा कि क्या ये पहली रात का चांद है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर तक चांद आसमान पर रहता है? उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने रिवायती अंदाज में तनकीद भी की कि पुरानी टेक्नोलॉजी में एक चीज़ हलाल है तो नई टेक्नोलॉजी में ये हराम क्यों है, जिसके जवाब में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ये कहना था कि जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं वो खुद को साइंस का इमाम पेश कर रहा है। बताया जाए कि चांद के साइज से तारीख का तयन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? कुमरी माह की 29 तारीख को चांद गुरूब आफ्ताब के बाद मौजूद हो मगर नजर ना आए तो महीना 30 का होगा। पाकिस्तान में उमूमन रमज़ान और शवाल के चांद पर तनाज़े खड़ा होता है, लेकिन इस बार तो ज़िलहज के चांद पर भी ये बहस शुरू हो गई है। बात करूंगी, मुझे चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, आप लोगों ने तो कल ऐलान कर दिया ज़िलहज का चांद नज़र आ गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब अपनी बात पर बिल्कुल कायम है। वो कहते हैं, एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे शेयर की और कहा कि क्या ये पहली रात का पहली का चांद है? क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर तक चांद आसमान पर रहता है? तो ये बहस आखिर क्यों हर साल जो है ना हमारे यहाँ जन्म लेती है? क्यों एक बात पर मुत्तफिक होकर फैसले नहीं हो जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब तो साल भर से हर 2 हफ्ते के बाद एक बयान देते हैं और मीडिया मुझसे रब्ता करता है, तो मैं सबसे मादरत करता हूं कि फवाद चौधरी को बोलने दीजिए, उनका शौक पूरा कीजिए, मेरा वक्त भी उन्हीं को दीजिए ताकि उनकी अनानियत और नफ्स की तस्कीन हो जाए। लेकिन जब रोयत हिलाल का इजलास हुआ तो ये कहते हैं कि बीच में साइंसदानों को शामिल किया जाए। ऐलान सुनते हैं, हम बताते हैं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमे मौसमियात यहाँ पर बैठे हैं और फवाद चौधरी साहब की जिस कमेटी ने कैलेंडर बनाया उसके मेंबर थे डिप्टी चीफ मैनेजर साइंस एंड स्पेस को गुलाम मुर्तज़ा साहब। वो बाकायदा हमारी मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं और शहादतों को चेक भी वो करते हैं। हाँ। इस तरह से नेवी के कमांडर आते हैं, वो भी बाकायदा शरीक होते हैं।
इस मरतबा चौधरी साहब की मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी आए, वो भी शरीक थे। फैसले के वक्त, मेरे ऐलान के वक्त बराबर में बैठे हुए थे। उनकी कमेटी के हाशमी साहब ने मुझे मैसेज किया, मेरे पास है कि 21 को पॉसिबल यानी यकीनी नहीं है, और उन्होंने लिखा कि 22 को इजीली विजिबल। ये उनकी कमेटी के मेंबर हैं। अब अच्छा, अब आज उन्होंने जो सवाल उठाया कल, तो मुझे हैरत हुई कि ये बंदा साइंस की बात करता है और अनसाइंटिफिक बात करता है, दावा साइंस का करता है। इनका साइंस से क्या रिश्ता है कि जी चांद को देखिए जरा सा, आवाम फैसला कर लें, ये 2 तारीख का है, ये 1 तारीख का है। तो पहला सवाल ये है कि साइंस या फलकियात और एस्ट्रोनॉमी की किस किताब में लिखा हुआ है? फवाद चौधरी दिखाएं कि चांद की के साइज को देखकर तय किया जाएगा कि वो किस तारीख का है। फर्ज करें कि 21 की शाम को, मुझे इस वक्त सही टाइम याद नहीं है, कि अगर चांद की उम्र 18 घंटे थी और वो सूरज गुरूब होने के बाद कुछ देर के लिए, 30 मिनट के लिए, कम के लिए, ज्यादा के लिए मौजूद था, लेकिन काबिले रोयत नहीं था, नजर नहीं आया, और हमने ऐलान किया पूरे पाकिस्तान से सारी इत्तलात को जमा करने के बाद। लेकिन मजहब भी ये कहता है, साइंस भी ये कहती है कि 29 की शाम को चांद नजर नहीं आया तो अदम रोयत का ऐलान किया जाएगा और महीना 30 का डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर 21 की फर्ज करें, शाम को उम्र 18 घंटे थी, तो जब अगली शाम को 24 घंटे उसकी उम्र बढ़ जाएगी, अच्छा, वो 42 घंटे का हो जाएगा। लेकिन वो दीनी एतबार से भी पहली का चांद होगा, साइंसी एतबार से भी पहली का चांद होगा। और हदीस पाक में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास कुछ लोग आए कि हमने चांद देखा है, कोई कहता है 2 तारीख का, कोई 3 तारीख का। आपने फरमाया कि जिस तारीख को तुमने देखा है ये उसी तारीख का है। ये किसी मजहब की किताब में, किसी साइंस की किताब में कहीं पर भी नहीं है कि चांद के साइज को देख के, मतलब पर टाइम को देख के। ये मैंने जब ऐलान किया था रोयत का, तो उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि 30 का महीना है और कल मामूल से ज्यादा चांद मतला पर मौजूद रहेगा, उसका साइज भी निस्बतन बड़ा होगा, लेकिन वो पहली तारीख का चांद होगा। बिल्कुल। तो मैं हैरान हूँ कि एक शख्स को हो क्या गया है। अच्छा भाई, आपने कौन सा इल्म हासिल किया है जो हमने नहीं हासिल किया था कि हम भी वो हासिल कर लें? तो इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब की, मुफ्ती साहब जो वजारत है, ये आप समझते हैं उनके दायरे कार में सिर्फ ये आता है कि वो अपनी वजारत की जो मालूमात है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हवाले से जो मालूमात है, वो आपसे शेयर कर लिया करें, फैसले ना थोपा करें, आप लोग ये कह रहे हैं? ये हमारी इबादत का मसला है। हाँ। ईद उल फितर हो, रमजान हो, ईद उल अजहा हो, चौधरी साहब को इससे लेना देना नहीं है। उन मुसलमानों का मसला है जिनका इबादत से ताल्लुक है। बाबा तेरा जो शोबा है उस पर बात कर और मजहब को माफ कर दे, दीन को माफ कर दे, अल्लाह के लिए दीन को माफ कर दे। और अगर इसके बावजूद उनको खुशफहमी है तो अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाएं, तो हम उनके हल्का इंतखाब में जाएंगे, पब्लिक को जमा करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि आप दीन के मामले में उलमा पर एतमाद करते हैं या फवाद चौधरी पर एतमाद करते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी जिन्होंने चैलेंज भी कर दिया है फवाद चौधरी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में सोशल मीडिया के हवाले से एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद की मौजूदगी का नोटिस लिया है। बुध को एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है और अदालती फैसलों की आड़ में जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई अमेरिका या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद सोशल मीडिया पर डालकर तो दिखाए।
दौरान समाअत पीटीए हुकाम ने अदालत को ये बताया कि हम सोशल मीडिया पर इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस बशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अदालत उज़्मा की जानिब से इस रिमार्क्स के बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर हैशटैग यूट्यूब बैन के साथ ट्रेंड करता रहा। जो मामला ज़ेरे बहस है वो ये है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया जदीद दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत अब बनता जा रहा है। बच्चा हो या बड़ा, नौजवान हो या उम्र रसीदा, हर कोई इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है, वो खा यूट्यूब हो या कोई और वीडियो प्लेटफॉर्म हो। सोशल मीडिया तालीम भी देता है, तफरीह भी देता है। यहाँ से लोग तो रोज़गार भी कमा रहे हैं। दुनिया की कई कंपनीज ऑनलाइन जो है ना वो बिजनेस भी कर रही हैं। वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा अब सोर्स समझते हैं, जरिया समझते हैं। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा शुरू करने के पीछे भी यही एक सोच है कि हम जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि तो इसकी आड़ में पाकिस्तान की नजरियाती असास पर हमला, किसी खास गिरोह को निशाना बनाना और कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की इजाज़त आखिर कैसे दी जा सकती है? माजी में भी सोशल मीडिया पर ऐसी मुनज़्ज़म कोशिशें की गई थीं जिस पर पाकिस्तान ने मई 2010 में फेसबुक को 2 महीनों के लिए बंद किया था। उसके अलावा 2012 से 2016 तक यूट्यूब भी बैन रहा है। यूट्यूब की बंदिश और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से माजी में भी कोशिशें की गई, लेकिन इसके कुछ मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि अदालतें और पीटीए सोशल मीडिया पर पाबंदी से गुरेज करें, ये इकदाम अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ होगा। डिजिटल पाकिस्तान की मुआविन खुसूसी तानिया इदरीस भी पाबंदी लगाने के खिलाफ है। पाकिस्तान में यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया को आखिर रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना मुमकिन है भी या नहीं? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। आमिर अब्बास साहब, इस हकीकत से तो इनकार नहीं है आजकल के दौर में कि सोशल मीडिया आज की ज़रूरत है, बल्कि आप अगर हम ये कहें कि आजकल तो लोगों का रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। आपको भी पता है लोग यूट्यूब से बहुत बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। अब और कहा जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिस पर आप खुलकर अपनी जो ना राय का इजहार कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं हर 6 महीने बाद, साल बाद ये सवालात उठते हैं कि आखिर क्यों इसको रेगुलेट नहीं किया जाता। जिसकी मर्जी होती है वो किसी इदारे के खिलाफ बात करना शुरू हो जाता है, किसी स्पेसिफिक एक शख्सियत को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाता है। तो इस आड़ में लेकर के इजहार राय की आज़ादी है, आपको लगता है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? अब तक किया क्यों नहीं गया? देखिए शाजिया, एक तो हम अगर अपने आइन को देखते हैं तो वहां पे ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तमाम जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनका एक बुनियादी राइट है। तो इसको किसी भी कानून या इसको किसी भी तरीके से ख़त्म या कर्टेल नहीं किया जाता। लेकिन उसमें कतगन ये है कि सब्जेक्ट टू उन्होंने कर दिया है कि आपने सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, आपने इंटेग्रिटी ऑफ डिफेंस जो हमारी है उसके बाद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इन चीज़ों को आपने नहीं करना, ये वहां पे एक कंडीशन लगा दी गई है। अब अगर हम देखते हैं कि जनाब इनकी कोई वायलेशन हो रही है तो हमारे यहाँ कुछ कवानीन मौजूद हैं, और कुछ कवानीन मौजूद तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कि जैसा कि अगर सोशल मीडिया पे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई गलत खबरें आ जाती हैं तो ऑल्दो डिफेमेशन का हमारे यहाँ लाइबल का कानून तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता कि वो सालों साल पड़ा रहता है और अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल के दौर में ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का मेजर टूल और इंस्ट्रूमेंट और वेपन जो सा है दैट इज सोशल मीडिया। इसको आपने कवर करना है। इससे पहले भी एक दफा यूट्यूब को आपने बंद कर दिया था और उसके नताइज ये हुए कि पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हुई, यूट्यूब अपना बिजनेस करती रही और आप पीछे रह गए 10 कदम, क्योंकि आपने ये जंग 5th जनरेशन वॉरफेयर
सोशल मीडिया के जरिए ही रखनी है। अब बात आ रही है कि इसको रेगुलेट करना है कि इन लोगों को रेगुलेट कैसे करना है। साइबर लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, साइबर लॉज में मजीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट जिसका काम ही कानून साजी है, शायद उसकी तवज्जो इन चीज़ों पे कम होती है और अपने नैब के कवानीन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है और किसी चीज़ पे बात नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली इसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इस पे जो वहाँ पे लेकिन हो कुछ भी नहीं पाता वहाँ पे लेकिन मैं वो भी नहीं बनेगा, वो बनेगा भी नहीं। अब हो क्या रहा है कि जनाब आप किसी भी तरीके से ना यूट्यूब को बंद कर पाएंगे, और अगर पीटीए ने यूट्यूब को बंद किया तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंतहाई कदम होगा जिससे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है या हमारे जो जनरेशन है, अगर उस वीडियो में किसी पर तनकीद हो रही है, किसी इदारे पर तनकीद हो रही है, तो क्या पीटीए के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो उस वीडियो को जाके डिलीट कर सके? बिल्कुल एक्सेस है वीडियो के। देखिए ना, पीटीए रिक्वेस्ट करेगा यूट्यूब के साथ भी, और यूट्यूब पहले वार्निंग देता है। फिर अगर वीडियो पाकिस्तान में यूट्यूबर बना रहा है तो यूट्यूबर को आपने अभी भी एक को बुला लिया, मतीउल्लाह को, तो इसी तरीके से अगर कोई यूट्यूबर बनाता है आप उसको बुला लें, उसको उन कवानीन के तहत ट्राई करें, आप उनसे पूछें। लेकिन अगर यक जुम्बश कलम आप ये कहते हैं कि यूट्यूब को बंद कर दो, इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दो, तो ये चीज़ें हमारे, क्योंकि आप यूट्यूब को खाली किसी की तजलील के लिए यूज़ नहीं करते, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, लेकिन यूट्यूब के जो फवायद हैं आपकी तालीम में, आपके बच्चों की एजुकेशन में, आपकी साइंस में, आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी मेडिसिन में, हर चीज में यूट्यूब का इस्तेमाल है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे आईटी के लोग हैं और जो हमारे पीटीए वाले हैं और जो हमारे कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको चाहिए कि ये ना हो कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात करती है तो उन्हें याद आ जाता है, उसके अलावा पूरा साल वो तनख्वाहें लेके वेस्ट में तो आप ऐसे होता है, सोशल मीडिया को अगर आपने कंट्रोल करना है, उसके लिए अगर कोई वायलेट करता है तो आप कंपनीज को है ना जो फाइन कर देते हैं, जुर्माने कर देते हैं। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी आप जुर्माने कर दें, बजाय इसकी कि आप बंद करने की बात करें। देखिए, जुर्माने भी कर सकते हैं। इवन आप अगर कॉन्टेम्प्ट हो रही है, किसी जज के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो आप कॉन्टेम्प्ट के कवानीन आप यहां से बंद करेंगे, आप दुबई से शुरू हो जाएगा। असल में तो ये इशू ही शायद कोई यूट्यूबर दुबई में बैठा है और कोई उसने बात की, तो इंडिविजुअल अगर 2-4 बंदे ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो उन्हें एफआईए के साइबर विंग के जरिए आप ट्रेस कीजिए, उन्हें पकड़े, उन्हें कोर्ट में लेके आए और उन्हें सजा दीजिए। ऑल दो के अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है, ये महज ऑब्जर्वेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीज नहीं कही है। और मैं समझता हूं कि अगर दोबारा बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी आजादी है राय की, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टर है, वो तो प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 19 को, तो वो कभी भी यूट्यूब पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।